नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 11 सितंबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल बोधायस पे मिल जाएगा। उसके लिए आप बोधायस चैनल को ज्वाइन कर ले। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो रहेगा भारत की खाद्य जो प्रणाली है उससे संबंधित है, और दूसरा जो रहेगा जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी से लेके है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी और वर्ल्ड के लेवल पे देखेंगे क्या समस्या आ रही है इनके बीचों में। ये बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा हमारा जैव विविधता पे। इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपना पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आर्टिकल है भारतीय खाद्य प्रणाली से रिलेटेड है। इसको जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ ये है कि इस मंथ में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन होने वाला है। खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसीलिए इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो लक्ष्य रहेगा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि एसडीजी गोल सतत विकास लक्ष्य के में एसडीजी गोल को टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक इसको पूरा किया जाएगा। तो वैश्विक खाद्य जो प्रणाली है उसमें बदलाव लाना, ये बात करता है किसके अंदर? एसडीजी गोल के अंदर, सतत विकास लक्ष्य के अंदर। इन चीज़ों को बदलाव करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाया गया है, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का ये क्या होगा? बैठक होगा। अब इसमें बताया जाता है कि एसडीजी गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य जो है, इनको प्राप्त करने में 5 एक्शन टास्क का गठन किया गया है। इनको 5 थिंग को लेके ये काम करेंगे। पहला थिंग क्या रहेगा? पहला थिंग रहेगा कि सभी के लिए सुरक्षित और पोषित भोजन पहुंचना चाहिए। सभी लोगों तक सुरक्षित और पोषित भोजन। देखिए, सुरक्षित मतलब क्या है कि उनको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि आज हमने खाया तो रात में भी हमें खाना मिलेगा और कल भी खाना मिलेगा। ऐसा नहीं कि दिन में खाया तो रात के लिए सोचेंगे और रात खाए तो सुबह के लिए सोचेंगे। तो ये क्या होना चाहिए? एक सुरक्षित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ऐसा भोजन ना हो कि सिर्फ पेट भर जाने से। हमारे यहाँ पे ना एक काम किया जाता है, सिर्फ खाना है, हम ये समझते हैं पेट भर गया तो हम खाना खा लिए। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। आपके अंदर जो भोजन है वो पोषित रहना चाहिए, उनके अंदर न्यूट्रिशन रहना चाहिए, तब जाके आपकी भोजन हो पाता है। तो हमें पोषण पे भी इसको ध्यान में रखा गया है। उसके बाद है सतत खपत पैटर्न को बदलाव करना चाहिए। जो पैटर्न है, जिस पैटर्न पे हम अभी फसल को उपजा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बदलाव करने की बात कही जा रही है। इसको हम आगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कि प्रकृति सकारात्मक उत्पादन को बढ़ावा देना। जो प्रकृति मतलब नेचर फ्रेंडली हो, सकारात्मक हो, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता हो नेचर पे, वैसा हमें उत्पादन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उसके बाद है अग्रिम समानता आजीविका को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद कमजोरियों, आकस्मिक जो समस्या है, इनके जो चुनाव है उससे लचीलापन होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 आ गया है, तो कोविड-19 आने के बाद ये ऐसा ना हो कि हमारा जो सिस्टम है, चेन है, इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरा का पूरा ये तनाव में आ जाए। तो इससे रिलेटेड था ये 5 पॉइंट हमें बताया गया है कि एसडीजी गोल के अंदर इन 5 पॉइंट पे एक्शन पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि भारतीय कृषि और खाद्य प्रणाली में कुछ मुद्दे हैं, कुछ इशू है। अब इशू की बात करते हैं। इशू है क्या? सबसे बड़ी समस्या देखिए, हरित क्रांति हमारे लिए जिस तरह से हरित क्रांति एक आप बता सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुआ, उसी तरह से उसका कुछ कारण भी है, कुछ का नुकसान भी है। हम नुकसान देखते हैं। नुकसान ये होता है, एक तो है कि जल का जमाव होता है, मिट्टी का कटाव होना, भूजल की कमी होना। भूजल क्यों कमी होता है? हम जो फसल करते हैं, खासतौर पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे फसल करते हैं? देखिए, चावल, गेहूँ, गन्ना जो 70 से 75% क्या इसमें चाहिए? पानी का उपयोग चाहता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई चाहिए। तो सिंचाई चाहिए तो एक जो भूजल है ये कहीं ना कहीं तो कम होगा ही होगा। ये सब सारी चीज़ें किया जाता है। उसके बाद राइटर बता रहे हैं कि अभी का जो वर्तमान जो नीति है वो पिछले जो 1960 के दशक की नीति है उसी की मानसिकता के आधारित है। इसमें कुछ हमें बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है। मानसिकता वही है, उन्हीं चीज़ों को देखा गया है। उसके बाद है खरीद, सब्सिडी और पानी। इनकी जो नीतियां है ये कहीं ना कहीं कहाँ तक सिमट के रह गई है? चावल और गेहूं पे। हमारा जो अभी का टाइम का जो सिस्टम चल रहा है कृषि करने का, ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 फसलों पे ही सिमट के रह गई है। पहला चावल, गेहूं और गन्ना। ये जो 3 अनाज है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तो पानी का यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इनको प्रभावित है।
क्यों? क्योंकि हम देखेंगे आगे कि एमएसपी भी इसी पे ज़्यादा दिया जाता है। तो इसमें डाइवर्सिटी लाने की ज़रूरत है, विविधता लाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं आहार कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों का यहाँ पे विहीन होता है। इसमें अध्ययन में ये पता चलता है कि भारतीय ग्रामीण लेवल पे लागत जो है वो 3 से लेके कितना होना चाहिए, 3 से समान तौर पे कितना होना चाहिए, 3 से लेके 5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। लेकिन ये वास्तविक रूप से खर्च ऐसा नहीं है। खर्च होता है प्रति व्यक्ति सिर्फ $1। यहाँ पे $3 की बात की जा रही है, 3 से 5, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $1 हो रहा है। और इनकी जो खाद है, जो खाद्य का जो क्षेत्र है, विश्व में कहीं ना कहीं 30% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही न्यूट्रिशन इसमें आता है। तो ये सारी समस्या है भारत के अंदर। और आगे समस्या और बात किया जा रहा है राइटर के द्वारा। इन समस्या में और चीज़ें देखिए कि कहीं ना कहीं विविधता की कमी हमें दिखती है। विविधता की कमी क्या किस में दिखती है? फसल पैटर्न में। फसल पैटर्न हमने क्या बात किया कि सिर्फ और सिर्फ दाल चावल गन्ना यहीं तक हम सिमट के रह जाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा टाइम है, राइटर के द्वारा सजेशन दिया जाता है इसमें कि ऐसा अभी आप समय है, आपको क्या करने की जरूरत है, इसके अनुकूल कृषि जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत का मीनिंग मैंने समझाया था, फिर से मैं समझाता हूँ। सतत का मीनिंग ऐसा कि ऐसा विकास होना चाहिए या ऐसी खेती होनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए आप नुकसान ना करो। अपना जो जैसे देखिए, अब यदि चावल और गेहूं का करते रहेंगे 70 से 75% भूजल आता रहेगा, तो आने वाले टाइम में भूजल की कमी हो जाएगी, भूजल चला जाएगा, तो आने वाला पीढ़ी कहाँ से पानी पिएगा? पानी पीने के लिए इनके पास रहेगा। तो आप ऐसा विकास करिए जिसमें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी आप संसाधन छोड़ के जाए। ठीक है, तो सतत और जलवायु के अनुकूल कृषि करने की जरूरत है, जिसमें आप बाजरा, दलहन, तिलहन और बागवानी जो है इस पैटर्न की तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें एक विविधता होना चाहिए, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को प्रमोशन भी करने की जरूरत है। लोगों को ये चीज़ें, लोग जो खाना खाते हैं ना, आप पूछो तो दिन में क्या खाना है तो चावल खाना है, रात में क्या खाना है तो रोटी खाना है, ये कहीं ना कहीं सिमट के आ जाती है ना। हमारा खान पान भी इसी आसपास, चावल गेहूं के आसपास ही घूमता रहता है। तो इसमें विविधता की जरूरत है। उसके बाद है कृषि का जो विपणन होता है, मतलब मार्केट। इस मार्केट को जो संस्थागत इसमें क्या करने की जरूरत है, सर्वोच्चता देने की जरूरत है। जिस तौर पे आप देख सकते हैं कि एक तो निजी कंपनियां को जोड़ना, इसमें लाना, और ई चौपाल जिसके लिए छोटे किसान जो होता है इससे लाभकारी होता है, जिसमें आप टेक्नोलॉजी का सहायता लें, किसमें? एग्रीकल्चर के स्थिति में। उसके बाद है कि उत्पादन और मूल्य श्रृंखला और खपत की स्थिरता जो है, स्थिरता बनाए रखना। इनके अंदर क्या होना चाहिए? जलवायु अनुकूल पैटर्न होना चाहिए। फसल का पैटर्न में बढ़ावा जैसे ही देंगे तो मूल्य जो है उनकी श्रृंखला को, खपत की श्रृंखला और उत्पादन, सारे में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस जब बनेगी तो इनमें हम कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और सततता बनी रहेगी। और पोषण जो है, पोषण आधारित भी हम फूड खा पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य और सतत खाद्य प्रणाली में स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता को कम करेगा। ये सारी चीज़ें क्या होगी कि कहीं ना कहीं यदि स्वस्थ खाना आप खाएंगे, पोषण वाला खाना खाएंगे, तो आपके जो बीमार पड़ने का जो रेशियो रहेगा, अनुपात रहेगा, वो कम हो जाएगा। तो बीमार पड़ने का प्रभाव कम होगा तो हॉस्पिटल पे, स्वास्थ्य पे जो खर्चा होती है उसको कम होगा। ठीक है, उसके बाद इससे शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा। यदि आप अच्छा पोषण लेते हैं तो आपकी जो माइंड है वो प्रॉपर काम करेगी। जब माइंड आपका प्रॉपर काम करेगा तो आपकी आउटपुट ज़्यादा आ पाएगा, आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। हम क्या करते हैं पता है कि ऐसा चीज़ें करते हैं, सुबह उठे, पढ़ने के लिए बैठ गए, पढ़ने के लिए बैठे विदाउट ब्रेकफास्ट, कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, पढ़ने के लिए बैसे 10 बजे 12 बजे तक हम पढ़ रहे हैं। अब हमें आना स्टार्ट होगा, लो एनर्जी हम फील करना स्टार्ट करेंगे। हम मन लगाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ पे मन लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या करिए, एक अच्छा डाइट लीजिए, खाना खाइए, ब्रेकफास्ट करिए, टाइम पे 2-3 बार खाना खाइए, क्योंकि आपकी माइंड को जिस तरह से आप उनको काम करेंगे, आप समझते हैं ना शारीरिक वर्क हम करते हैं, लेकिन एक मानसिक वर्क होता है, और मानसिक वर्क के लिए हमें माइंड को ईंधन देना पड़ेगा। तो ईंधन के रूप में हम तो खाना ही दे सकते हैं, उनको प्रोटीन दे सकते हैं, उनको ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो आप उसके लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपकी ब्रेन में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा देता है। और ब्रीदिंग करिए, टाइम पे ब्रीदिंग करिए, और 1 आवर पे 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। हम क्या करते हैं, 6 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद 5 या 10 मिनट शॉर्ट ब्रेक लीजिए। ठीक है, जब तक आपका फोकस बने रहे। तो इन चीज़ों को देखा। उसके बाद है राइटर के द्वारा बताया जाता है समावेशी क्या होना चाहिए, एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कानून होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कानून इसके द्वारा बताया जाता है कि समावेशी खाद्य श्रृंखला जिस तरह से, जैसे मनरेगा है, पीडीएस सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को किया गया है, उसी तरह से समावेशी खाद्य प्रणाली के लिए भी एक मजबूत
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हम आने वाले टाइम में लोगों को इंश्योर कर पाए, लोगों को इतना आश्वस्त कर पाए कि आपकी फूड और आपकी जो खाना है उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएस सिस्टम अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना जो चलाया जा रहा है, ये भी बहुत इफेक्टिव योजना है। ये भी बहुत इफेक्टिव योजना है। इस योजना के तहत सरकार ने अच्छा काम कर रही है। तो इसी तरह से एक मजबूत कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिनको किया जाना चाहिए, राइटर के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद है कि कृषि में जो भी समस्या है उसका समाधान कहाँ हो सकता है, कृषि में नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एक आपके यहाँ पे मान लीजिए इतना खेत है, इस खेत में मजदूर की ज़रूरत है 5, लेकिन इतनी बेरोजगारी है ना हमारे यहाँ पे, इतना श्रम बल लगा हुआ है कि इसी खेत में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो क्या इस 5 व्यक्ति को यहाँ काम करने की ज़रूरत है? नहीं, कभी नहीं ज़रूरत है। इनको कहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पे इनको भेजने की कोशिश करेंगे? गैर कृषि कार्यों में। तो गैर कृषि कार्यों पे करने के लिए जहाँ पे कृषि प्रधान विनिर्माण है, सेवा क्षेत्र है, उसको हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, विकास करेंगे, जिससे कि यहाँ का वर्कर जो यहाँ पे 5 जो है प्लस लगे हुए हैं, इनको हम कहाँ पे भेज सके? जो कृषि प्रधान विनिर्माण है, हम वहाँ पे भेज सकते हैं, राइट। उसके द्वारा नेक्स्ट बताया जाता है कि खाद्य और पोषण आहार सुरक्षा होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पैनल पे के हिसाब से होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कहा गया है उस हिसाब से होना चाहिए, जिसमें कहीं ना कहीं उससे हमें मानसिकता और सारे चीज़ों पे, एक दूसरे चीज़ों पे ही इफेक्ट पड़ता है। आप पोषण आहार खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा, स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा तो स्वास्थ्य में लाभ होगा, शिक्षा में लाभ होगा, आप कारोबार आउटपुट ज़्यादा दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में इसका लाभ होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें काम होता है। तो इस आर्टिकल को हमने देखा कि किस तरह से समस्या है और इस समस्या को समाधान करने के लिए राइटर सजेशन दे रहे हैं कि इन पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है। देखते हैं अब हम दूसरा आर्टिकल जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। इसको आप जीएस पेपर 3 के पर्यावरण से लिंक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संदर्भ क्या है। संदर्भ ये है कि जैव विविधता का मतलब समझिए। जैव विविधता ये होता है जहाँ पे स्थानीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक परिदृश्य भी शामिल होता है, जिसमें ये होता है कि देखिए पहले क्या होता है, एक जानवर होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है इंडिविजुअल। उसके बाद होता है एक जनसंख्या, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, मान लेते हैं एक जानवर कुत्ता हो गया, ठीक है, एक। उसके बाद हो गया कुत्ते की पूरी प्रजाति, ओके, कुत्ते की पूरी, तो वो हो गया जनसंख्या, पूरा कुत्ता ही रहेगा, मान लेते हैं 100-200 कुत्ता ही है, तो ये हो गया जनसंख्या के बाद होता है समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय में क्या होगा, एक कुत्ता भी होगा, शेर भी होगा, बिल्ली भी होगा, सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जानवर भी होंगे, पेड़ भी होगा और पहाड़ भी होगा, जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें इसमें एक साथ जुड़े रहेंगे। तो ये होता है हमारा जैव विविधता। अब जैव विविधता कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद इसमें बताया जाता है कि विश्व में जो जैव विविधता है 3 स्तर पे मौजूद है। पहला प्राणी की विविधता, प्राणियों के लिए भीतर आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोलॉजी सिस्टम, उसकी विविधता। तो 3 स्तरों पे विविधता की बात किया जाता है। जैव विविधता का महत्व क्या है? जैव विविधता क्वेश्चन उठता है कि जैव विविधता का महत्व क्या है? ये समुदाय को पर्यावरण तनावों और आपदाओं से बचाता है। हमने क्या बताया, समुदाय को पर्यावरण में जो तनाव आता है और पर्यावरण के जो आपदा होते हैं उनसे इनको बचाता है। उसके बाद इसमें है कि भारत में किस तरह का जैव विविधता है। तो आप देखेंगे कि भारत की जो जीव प्रजाति है विश्व में कुल प्रजातियों का लगभग 7.3% है, और वनस्पति ये पूरी दुनिया में भारत का कितना है, इसमें योगदान 10.78% वनस्पति है। जीव प्रणाली कितने हैं, जीव प्रजातियां 7.31, वनस्पति जो है 10.37। ये पूरे विश्व में ये इतना कंट्रीब्यूट करता है भारत का। भारत दुनिया का 12वां बहुविविधता वाला देश है। बहुविविधता वाला देशों में 12वें स्थान पे भारत का स्थान आता है। अब इसमें समस्या ये है कि जैव विविधता के लिए हानि की चिंता। जैव विविधता में हानि क्या होता है, नुकसान होता क्या है? इसमें आप देख सकते हैं भूमि का जो उपयोग होता है उसमें परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, आक्रमणकारी जो प्रजाति होती है, अति संवेदनशील होता है, प्रदूषण होता है, ये कहीं ना कहीं एक कारक के रूप में बनता है, कारण बनता है। किसके लिए? जैव विविधता को तेजी से घटने में इसका कारण होता है। अब देखिए आक्रमणकारी प्रजाति, एक ऐसा प्रजाति जो किसी प्रजाति को खा जाता है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसको बैलेंस बनने में नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद अति
अति शोषण, शोषण मतलब इसमें हैंडरिंग, शिकार हो गया, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण लेवल बढ़ना, जलवायु परिवर्तन हो गया, इसका कारण होता है। आप देख सकते हैं कि मानव जाति जो होता है वो ग्रह पे 40 से लेकर 50% प्रकृति ऊर्जा संसाधन का उपयोग सिर्फ मानव प्रजाति करते हैं। देखिए, मानव सिर्फ एक प्रजाति के रूप में है, ये नहीं कि मानव सुपर पावर है। यहाँ पे हर किसी का स्थान है, जैव विविधता के अंदर हर किसी का स्थान है, उसमें से एक मानव भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग जो करता है वो करता है 40 से लेके 50% तक सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति, वो है मानव। इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रजातियों का विलुप्त जो हो रहा है उसकी विलुप्तता हमें तेजी से देख रहा है, मानवता में विलुप्तता तेजी से देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया की जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया है, तबाह हो चुका है। ये जो सारी चीज़ें तबाह हो चुकी है, कहाँ, किस चीज़ों का, पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद देखेंगे कि वैश्वीकरण जो हुए थे, उपनिवेशीकरण जो हुआ था हिंद और प्रशांत क्षेत्रों में, द्वीपों में मानव का जो उपनिवेशीकरण हुआ था, उसके कारण से पक्षियों की 1/4 प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। 1/4 प्रजाति क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। कहाँ से, हमारे धरती से आपने देखा होगा पहले, जब आज से याद करिए 10 साल पहले या 15 साल पहले, आप यदि जब सुबह में उठते होंगे ना तो बहुत सारी चिड़िया चूचू चूचू करती रहती थी, ठीक है, आपके घर में, आपके बरामदे पे घूमती रहती थी। लेकिन आज के डेट में आपको देखने के लिए मिलता है? नहीं, बहुत कम मिलेगा। अब बहुत ऐसे पर है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कौवा जो है अभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत कम है। एक बहुत प्रजाति है, बहुत स्पीसीज है जो आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये सारी इनके हानियाँ है, इनका प्रॉब्लम इनका देखने के लिए जैव विविधता का दिख रहा है। उसके साथ साथ है इसमें IUCN ने भविष्यवाणी किया है कि जिस तरह से अभी जो वर्तमान में विलुप्त हो रही है, ये दर यदि मौजूद रहा तो आगे आने वाले टाइम में औसत दर से 10 से लेके 100 गुना अधिक जो प्रजातियां है वो विलुप्त हो जाएगी। प्रजातियां क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। 100 से लेके 100 गुना अधिक, 1-2 गुना नहीं बता रहा है, 100 से लेके 1000 गुना। तो आप देख सकते हैं ये अनुमान लगाया जा रहा है IUCN का, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिसर्च ही करती है इसी के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो उच्च जैव विविधता वाले आवास है, ठीक है, उसका भी विनाश हुआ है। प्रजातियों के अंदर जो प्रजाति का नुकसान दर में प्रभावित हुआ है। उसके बाद है वर्षावन और प्रबल भित्ति, इसमें भी कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिला है। तो जैव विविधता में इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हमें प्रभावित तो देखने के लिए मिला है हर जगह। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी जो प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, इनको कम करना और वायु प्रदूषण की तुलना में पारिस्थितिकी तंत्र को कई स्तरों पर प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वायु प्रदूषण हो गया, ये सारा कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर देखने के लिए मिलता है, प्रभावित करते हुए दिखाई देता है। किसको, जैव विविधता को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाता है, ये प्रजातियों को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कारण, इसका कारण क्या हो सकता है। एक प्रजाति को खो देने से मुख्य जो उनकी प्रजाति है, इनके 3 कारण हो सकते हैं जिससे कि इस पे पड़ता है। पहला ये होगा कि किसी प्रजाति को यदि हम खो देते हैं, कोई प्रजाति विलुप्त हो जाता है, उससे जो आनुवंशिक जानकारी होती है, ठीक है, आनुवंशिक जानकारी जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि पे या फिर चिकित्सा पे। मान लीजिए कोई एक प्रजाति विलुप्त हो गई, कोई एक चिड़िया विलुप्त हो गया, जो खेतों से कीटनाशक जो होता है, कीट होता है, उसको यहाँ से वो खाया करती थी, इनका भोजन हुआ करता था। आज ये प्रजाति खत्म हो चुकी है। अब इसका यूज़, ये जो कीट है इसको कौन खाएगा? ये तो साइकिल टूट गया ना, ये साइकिल टूट गया तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव कहाँ पे करेगा, आपका फसल पे करेगा, आपके फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद है कि भारत में जो स्वास्थ्य है उसके लिए बड़े पैमाने पे जो विकासशील देश होता है, जिसमें भारत भी है, वो कहीं ना कहीं दवा के लिए किस पे होता है, औषधि के लिए कहाँ पे होता है, पेड़ पौधे और जंगलों पे हम डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ से हम दवा औषधियाँ लेते हैं। खास करके हमारे यहाँ पे तो आयुर्वेद ही चलता है, आयुर्वेद भी यहाँ पे डेवलप हुआ है हमारे यहाँ पे, अच्छा खासा समय में हमें देखने के लिए मिला है। हम आयुष मंत्रालय अलग से बना के रखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम किया जाता है। उसके बाद है, इससे क्या होता है कि किसी एक जो आनुवंशिक होता है, मान लीजिए कि विविधता नहीं है उसके अंदर, कोई एक प्रजाति, मान लीजिए बंदर की प्रजाति है, ठीक है, उसके ऑप्शन में कोई प्रजाति नहीं है, सिर्फ बंदर अकेला रहेगा, सपोज करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो यदि कोई रोग आता है तो इस पूरे प्रजाति को यहाँ पे ख़त्म कर देगा। ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरा है। यदि वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से यदि इन प्रजातियों को इससे नुकसान होता है तो पूरी समूह और इनकी पूरी प्रजाति यहाँ से खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है कि ये कारण हो सकता है, 3 कारण, राइट। अब राइटर के द्वारा कुछ निष्कर्ष बताया जाता है
जिस निष्कर्ष के द्वारा आप सजेशन के रूप में भी बता सकते हैं कि मानव जाति के अति जैव विविधता जो है उसको संरक्षण करने की जरूरत है बहुत शीघ्र। इस संरक्षण करने को 3 मुख्य उद्देश्य हो सकता है। प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना, उनकी जो विविधता है उनको संरक्षित करना, जिससे कि उनकी जो साइकिल चेन है ये बना रहे। ये नहीं कि हम उनको संकुचित करें। प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र को सतत प्रयोग करना, उनके जो पारिस्थितिकी तंत्र है ऐसे ही प्रयोग करिए जो आने वाले समय के लिए रहे, राइट। उसके बाद है जीवन रक्षा प्रणाली और आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना, ठीक है। जीवन रक्षा प्रणाली और पारिस्थितिकी जो प्रक्रिया है उनको बनाए रखना, ये सारे काम दिया गया है कि जैव विविधता के अंदर इन सारे चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया 2 आर्टिकल को डिटेल में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बुद्धा एस चैनल को ज्वाइन कर ले, यूट्यूब चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बुद्धा एस टेलीग्राम को भी, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा द हिंदू का न्यूज़पेपर पूरा हिंदी में आता है, तो उसके लिए भी आप हमें द हिंदू पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम उसका एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं। तो आज तो द हिंदू नहीं आया था, तो इस कारण से हमने पिछले वाला जो एडिटोरियल था उसको ही डिस्कस किया। कल से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, कल से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।